महाराष्ट्र के अगले सीएम कौन बनेंगे, इस पे हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राय, अलग अलग आधार, अलग अलग दलीलें निकल कर सामने आई, लेकिन सीएम कौन बनेंगे, इसके बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े प्रचंड जनादेश के बाद आखिर नई सरकार की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन से 6 महीने पहले तुहिन सिन्हा साहब, इलेक्शन से 6 महीने पहले इस गठबंधन ने कई सारे लोक लुभावन घोषणाएं की और कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से कई घोषणाएं जो है वो चुनाव में रंग दिखाई भी। अब नई सरकार के सामने आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और फोकस क्या रह सकता है? इतना तो बता सकते हैं, ये तो प्रवक्ता के दायरे में आता है। प्रश्न है, फोकस का जहां तक प्रश्न है, पिछले 6 महीने में 96,000 करोड़ के जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई थी, उन्हें कार्यान्वित किया गया था, जिसमें कि लाडकी बहन योजना का केवल उसमें केवल 46,000 करोड़ उसमें लगे थे। तो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी और तीव्रता के साथ उनको लागू किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ विकास के नए आयाम तय होंगे। आपको जानकारी होगी, आप फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टर में महाराष्ट्र को 53% जो एफडीआई पूरे देश में आए हैं उसके 53% जो है वो केवल महाराष्ट्र में आया है, अर्थात 70,000 करोड़ के लगभग जो है वो महाराष्ट्र में आया है। अब शायद अगाड़ी की पार्टियों को इनकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था कि महाराष्ट्र की कंट्रीब्यूशन नेशनल एफडीआई में 40% तक हम ले जाएंगे, तो 53% ऑलरेडी है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्राप्ति, उस प्राप्ति की ओर और तीव्रता से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ वैचारिक विषयों पर भी खूब अग्रसर होकर खूब मजबूती के साथ काम होने वाला है। हमने देखा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य रहे हैं, विशेषकर कर्नाटक, वहां पर किस प्रकार से पिछले 2 महीनों में वक्फ बोर्ड को खुली छूट दी गई है प्रॉपर्टीज को हड़पने में। यह महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र में यूसीसी की ओर हम आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम बहुमुखी तरीके से काम करेंगे और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ विकास के नए आयाम को तय करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। सुशील व्यास जी, इस चुनाव में विपक्ष ने 2 मुद्दे काफ़ी जोर से उसे उठाए थे, इनफैक्ट 3 मुद्दे, लेकिन शायद जनता ने उसको बहुत हद तक स्वीकारा नहीं। लेकिन जो नई सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की अगुवाई में हो, लेकिन गठबंधन तो आपका रहेगा ही, तो उसमें इन मुद्दों पर क्या रवैया रहेगा? पहला किसानों का मुद्दा था, दूसरा आपको मराठा आरक्षण का मुद्दा था, तीसरा यहाँ पे भी था, किसान में 2 थे, एक कॉटन के किसान थे, दूसरा सोयाबीन के किसान थे। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर के आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? लक्ष्मण जी, तुहिन सिन्हा जी ने जो कहा उन बातों को मैं मानता हूं। वो तो खैर विकास के कार्य अनवरत चलते रहेंगे, कल्याणकारी योजना लागू होती रहेगी। जो 3 मुद्दे आपने बताए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, जो समय समय पर वो मराठा समाज जो असंतोष आरक्षण को लेके हम देखने को मिला पिछले 2-2.5 साल से, उसको एड्रेस करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया। वो खुद चल के गए, जरंगे पाटिल जहां वो आंदोलन कर रहे थे नई मुंबई में, वहां पहुंचे उन्होंने, वहां शिवाजी महाराज की शपथ लेकर के सार्वजनिक रूप से घोषणा की, इसको मैं यथाशीघ्र एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आपने देखा कि 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने 20 फरवरी 2024 को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष अधिवेशन बुला करके सारे तमाम राजनीतिक दलों को एक बोर्ड पे लाके एक राय से उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया 10% आरक्षण देने का मराठा समाज को। और उनको कुणबी एक समाज होता है, कुणबी समाज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से उनको अगर हो सके तो उसमें उस तरीके से भी उनको आरक्षण मिले। लेकिन वो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आए तो उसका एक समय है, उसको एक जांच करने की एक प्रक्रिया है। कानून को आप बाईपास नहीं कर सकते। पूर्ववर्ती सरकारों ने की, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया, आरक्षण दिया जल्दबाजी में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषित रूप से कहा कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो कानून के दायरे में नहीं आता है। कानून के चौखट में बैठते हुए कोई काम हो, किसी समाज को हम अगर आरक्षण दे सकते हैं तो देने का काम करेंगे। और वही हमारी
प्रक्रिया शुरू है। अब किसानों की बात आपने की। अब चूंकि दुर्भाग्य से चुनाव की घोषणा अक्टूबर में हो चुकी थी और ये मुद्दा अचानक उठ के बड़ी बड़ी तादाद में जब हम लोग चुनाव प्रचार में जब जमीनी हकीकत जानने गए तब हमारे सामने आया। फिर भी इसेंशियल कमोडिटी को देखते हुए हमने एमएसपी की जो दर है उसको और उसमें जो फर्क आता है किसानों को मिलता है उसको हमने मराठी में एक नाम दिया भावांतर। वो जो डिफरेंस जो है उस किसान को हम किस तरह से सब्सिडाइज करें, ये हमने एक योजना बनाई। प्लस पहले था 12% तक मॉइस्चर हो तो वो हम चीज खरीदेंगे, अब हमने उसको रियायत दे के कहा 15% तक भी मॉइस्चर अगर होगा तभी सरकार उसको खरीदेगी। और अगर क्वांटिटी की कोई सीमा नहीं, अगर 1 किलो भी है या 5 किलो भी है तो भी सरकार उसको खरीदेगी। ये तमाम तरह की चीजें हैं, उनका कल्याण बोर्ड बनाया गया। लेकिन अब क्या है, वो आचार संहिता लग गई थी, अब वो आचार संहिता आज खत्म हुई है और अब देखेंगे कि अब नई सरकार हमारी ही बनी है तो सारी किसानों की भी जो समस्या है उसको एड्रेस किया जाएगा। समय समय पर जो ये मराठा समाज हो या ओबीसी हो जो आंदोलित है उनके प्रश्नों को भी एड्रेस किया जाएगा। इस सर्वमान्य तरीके से सबको साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वाक्य है उसको यथावत हम लोग मानते हुए उसी पद चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। मयूर पारेख जी, हाँ बिल्कुल मयूर पारेख जी, मैं चूंकि इन्होंने मराठा आरक्षण की बात भी की, डिटेल में जवाब भी दिया, मैं ये सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। चूंकि जैसा कि एक माहौल बना हुआ है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ना देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मराठा समुदाय को एकजुट करने की जो अब तक सफलता रही है वो कितना सफल हो पाएगा और मराठा आरक्षण का मुद्दा वापस फिर से नहीं गरमाएगा क्या? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि है तो बहुत दूर का मामला, लेकिन भाजपा बहुत दूर तक सोचती है, एडवांस प्लानिंग करती है, वो आगे चलकर लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, मैं जो मराठा आरक्षण वाले मुद्दे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों का अगर मैं कोरिलेशन देखता हूं तो मुझे हमेशा यही दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस मुद्दे को जब वो मुख्यमंत्री थे तो बड़े बखूबी हैंडल किया। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय मराठा आरक्षण को उन्होंने कोर्ट में टिकवाया और जब तक वो उस पद पे बने रहे तब तक उन्होंने उसको प्रॉपरली यूज किया। आप पूरे इस आंदोलन की रूपरेखा देखिए। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उसने डैमेज किया एनसीपी पार्टी को, शरद पवार की एनसीपी पार्टी को डैमेज किया। उस समय कमान किसके पास थी राज्य की? देवेंद्र फडणवीस इसके पास। लेकिन बाद में जब ये आंदोलन आगे बढ़ा तो ये बीजेपी की तरफ मुड़ा और बीजेपी को लोकसभा में इस आंदोलन ने डैमेज किया। तब देवेंद्र फडणवीस जो थे वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो संसद में भी कह चुके हैं कि ये आरक्षण जो है वो कोर्ट में कैसे टिके, ये देखना उनके लिए प्रायोरिटी होगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल, सबसे मजबूत और आज की डेट में सबसे आगे अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही है महाराष्ट्र में इस रेस में। लेकिन मैं जब ये देखता हूं कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या उस बिहार के चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में किसी ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है? बस यही एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर मैं खुद उलझा हुआ हूं। इसके अलावा जो पूरे के पूरे गणित है वो गणित संपूर्ण रूप से देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं।